नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी हम लोग बीपीएससी का रिवीजन बैच जो बीपीएससी 71वीं पीटी के लिए शुरू किए हैं, उसमें हम लोग अभी जो पैरेलली है पॉलिटी का कोर्स भी देख रहे हैं और साथ में हम लोग हिस्ट्री का भी कोर्स कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का हमने देखा, अभी एंशियंट लेक्चर हम लोग शुरू किए हैं, तो एंशियंट में आप लोग कुछ टॉपिक्स कवर हो गया। उसी तरह क्या है कि पॉलिटी में भी हम लोगों ने जो कवर किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा, तो जितने भी एक्ट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो एक्ट्स आपको आया था इंडिया में, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इसमें हमने बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, 1919 हो गया, उसको किस और नाम से जाना जाता था, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया था, डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लास में। आज क्या करेंगे, उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे पॉलिटी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर होगा, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से उसमें कमिटीज थे, कौन कौन से कमीशन बना है, कब वो किया हुआ था, ये आपको एक डेट उसमें याद रखना। पॉलिटी में क्या होता है दोस्तों, ईयर और डेट आपको याद रखना होता है, प्लस कौन कौन से मेंबर उसमें इन्वॉल्व थे, वो सारा चीज आपको इसमें याद रखना होता है। और एग्जाम में भी उसी तरह का क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हमारा क्लास है, हमने देख लिया था चार्टर एक्ट, ये सारा जितना भी एक्ट था। जो आज आज का जो क्लास है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका इस तरह से आपको पिक्चर भी दिया गया है, जो कि आपको मिल जाएगा नेट पर। तो देख सकते हैं जो हमारे जितने भी उस समय जो मंत्री थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारा इसमें दिख से, जैसे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जिस समय स्पीच दे रहे हैं, तो ये सारा एक मंत्रिमंडल उस समय सेटअप था। जो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे जाकर आपको जो संसद, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, देख सकते हैं इस तरह से रिफॉर्म होकर आज का पार्लियामेंट ये है आपको। तो इस तरह से क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश के समय उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता था, आगे जाके क्या हो, वही संसद पार्लियामेंट के नाम पर आपको जो आज के समय जो नाम दिया गया है वही है। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इसमें जो आपको याद रखने वाली जो मतलब फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन, आप जानते हैं जो 1946 में आपको कैबिनेट मिशन हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में। तो कैबिनेट मिशन में हमने क्या देखा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि डोमिनियन स्टेटस का ही बात किया गया था, लेकिन वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। कैबिनेट मिशन में मान गए थे जो इंडियन जो मतलब लोग थे उस समय, जो मतलब जितने भी आपको जो कमिटी थे, ड्राफ्टिंग कमिटी, तो वो लोग मान गए थे चलो कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसी के थ्रू क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, संविधान उसमें बनाया जाएगा। तो अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें क्या था, कैबिनेट मिशन इनविसाज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, उसका क्या काम होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को किस तरह से फ्रेम करना है, वो उनका क्या होगा, काम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल क्या है दोस्तों, जो स्टेट आज बोलते हैं उसको एक प्रोविंसेस बोला जाता था। प्रोविंसेस का एक अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता था, उसके वो भी क्या करते थे, मेंबर्स को इलेक्ट कर, जैसे आज के समय आप देखते हैं राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं स्टेट के। तो उसी तरह से उस समय क्या होता था, जो सेंट्रल का लेजिस्लेचर था उसको भी इलेक्ट किया जाता था, मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। फिर देखिए आफ्टर द पार्टीशन, जो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, उसमें जो अगर देखे उस समय क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको नंबर पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो जो जिस समय बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस समय जो उसका मेंबर थे वो 299 थे, जिसमें कि अगर देखें 284 जो मेंबर्स थे वो प्रेजेंट थे। किसमें, 26 जनवरी 1949 में। इस समय क्या होता है, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट भी किया गया था, इनेक्ट भी किया गया था, और फाइनली जो क्या किया, अप्रूव किया गया पूरे असेंबली के द्वारा, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ये फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था हमारा, वो क्या होता है, कभी कभी डेट आपसे इस तरह का पूछा जाता है। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो दिसंबर 9 1946 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर अगर देखें फिर वो लोग रीअसेंबल्ड हुए, अगला जो मीटिंग हुआ अगस्त 14 1947 में हुआ। उस समय सॉवरन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए आपको बात किया जाता था कि सॉवरन क्या होगा, आगे हम लोग बात करेंगे। प्रियम्बल में आपको सॉवरन वर्ड भी आपको दिया गया। उसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी बाहरी, मतलब कि आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं है, अपना डिसीजन खुद लेना है, इसको एक सॉवरन बोला जाता है। जो कि आज क्या है, इंडिया एक सॉवरन कंट्री है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ये एक बीपीएससी का क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को। अब क्या होता है कि बीपीएससी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रीवियसली क्वेश्चन था, आई थिंक ये 69 या 17 का क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का जो समय था वो कितना दिन लगा था। उसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 साल 11 मंथ्स 11 महीना और 18 दिन,
ये चीज आपको याद रखना, ये पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज कर गए थे, जो आई थिंक 69 या 70 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन आपको लगा था पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में, पूरे संविधान को बनाने में, ये चीज ध्यान रखना है। फिर जो अगला इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आप जो जानते हैं जो प्रियम्बल, जो आप जो पढ़ते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको एक मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है, आइडेंटिटी कार्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन का बोला जाता है, उसी पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखे तो वही एक प्रियम्बल का ही पार्ट जाकर आगे बना है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको पास किया गया था, ये फर्स्ट सेशन इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। किनके द्वारा यह किया गया था, आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मूव किया गया था, पास किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया था, जो कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिर अगर देखिए कुछ कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स था किसका, रिजोल्यूशन का, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, जो कि आपको आज के समय में प्रियम्बल में भी देखने को मिलेगा। तो इस स्लाइड में अगर देखें यहाँ पर, तो ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो डेट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे डेट भी पूछा जाता है। फिर अगर देखें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, तो जो असेंबली जो अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके जो मतलब चेयरमैन थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका नाम याद रखना, जो कि अगस्त 29 1947 में ये क्या किया था, असेंबली आपको अपॉइंट किया था ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स है, ये मेनली बीपीएससी यूपीएससी ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे। इसमें क्या होता है, कुछ अदर नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन से मेंबर थे, कौन से मेंबर नहीं थे। तो उस तरीके से आपको इसको याद रखना होगा। तो अगर यहाँ पर बात करें द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, इसमें एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादाउल्लाह, बी एल मित्तर, जो कि मतलब रिप्लेस कर गए थे किसके द्वारा, एन माधवराव के द्वारा। फिर एक कौन थे, डॉक्टर डीपी खैतान, जो कि रिप्लेस कर गए थे किसके द्वारा, टीटी कृष्णचारी द्वारा। तो ये आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर है दोस्तों, ये आपको याद रखना आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखें जो थर्ड रीडिंग हुआ और फाइनल जो रीडिंग हुआ, कंप्लीट जो हुआ किसका, संविधान बनाने का, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब हुआ आपको, 26 नवंबर 1949। और जानते हैं इसी दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अडॉप्ट किया गया था। ऑन दिस डेट क्या हुआ था, द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वाज अपेंडेड टू इट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज द पास्ड। तो अब जानते हैं आज के समय में जो बिल पास होता है तो वो लास्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है और बिल को पारित माना जाता है, मतलब पास माना जाता है। उसी तरह से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसको पास माना गया उसके समय में, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया गया था। आप जानते हैं उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ये सब सारा चीज जो प्रोविजंस था जो आप आज संविधान में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस के बारे में हो गया, पार्लियामेंट जो प्रोविजन पार्लियामेंट था ये इंप्लीमेंट किया गया था इमीडिएट इफेक्ट के साथ, जो कि 26 नवंबर 1949 को ये कर दिया गया था। लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब आपको जो इफेक्ट में आया वो कब आया था, वो 26 जनवरी 1950 को आया था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में रिपब्लिक डे के तौर पर ही मनाते हैं। संविधान उस समय क्या हुआ था आपको मतलब लागू किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन जो रेस्ट का जो प्रोविजंस था, कुछ और जो उसमें चीज जो दिया गया था, जो आज के समय में स्टेट देखते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में देखते हैं, वो सारा चीज आपको बाद में ऐड किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, आपको फोर्स में आया। तो ये डेट आपको याद रखना, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। फिर अगर देखें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था दोस्तों, उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बाद में क्या हुआ, जब मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे तरीके से फॉर्मेशन हो गया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, जो आगे जाकर आप जानते हैं कि वो 2 काल के लिए प्रेसिडेंट भी बने थे, मतलब कि 2 बार बने थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम स्लाइड में यहाँ आगे बढ़े, तो ये सब जो आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया, क्योंकि ये बीपीएससी का पीटी का जो क्रैश कोर्स है, तो इसमें मेंस के लिए तो आपको यहाँ पढ़ना नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पीटी में पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्लाइड में ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जो फैक्ट्स दिया गया वो फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर अगर बीएन राव देखे, इनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना तो उसके एडवाइजर थे, मतलब पूरा जो एडवाइस किए, मतलब पूरा जो आर्टिकल्स हुआ या किसी तरह का उसमें संशोधन हुआ कि कोई चीज उसमें डाला गया, ये सारा चीज बीएन राव द्वारा किया गया था। तो बीएन राव से यहाँ कन्फ्यूज, एक एमएन राव भी आपको आएंगे, तो बीएन राव एमएन राव अलग नाम है, 2 इंडिविजुअल अलग है, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें नवंबर 26 1949 को हमने देख लिया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पास हो गया था। उस समय जितने भी इलेक्शंस का प्रोविजन, सिटीजनशिप, ये सब आपको उस समय दिया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की हमने बात की, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि उस समय जो कमेटी आपको बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, वो 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी आपको अपॉइंट किया गया था, जो कि चेयरमैन कौन थे उसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इसी में देख सकते हैं आप ड्राफ्टिंग कमेटी की, यहाँ मैंने जो आपको स्लाइड दिया था उसी स्लाइड में एक यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं टेबल फॉर्म में आपको दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारे मेंबर थे। तो ये मेंबर दोस्तों आपको याद रखना, जो 7 मेंबर थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये रिपीट किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन जो है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े इसमें, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनैक्टमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1949। और जिस समय दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था सबसे पहली बार, तो उसमें कितना आर्टिकल्स था, कितना पार्ट्स था, कितने शेड्यूल्स थे, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी के समय देखे प्रेजेंट, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। और जो उस समय जब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जो संविधान जब बना था, उस समय का कितना था, आर्टिकल्स कितने थे, नंबर कितना था, वो आपको याद रखना है। तो जैसे अगर इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ। उस समय जो प्रियम्बल्स आप देख सकते हैं, प्रियम्बल्स भी आपको था कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स था, कितना था, 395 आपको आर्टिकल्स था, अनुच्छेद था, फिर 18 पार्ट्स देख सकते हैं, फिर 8 शेड्यूल्स था, जो आज के समय में इंक्रीज होकर कितना हो गया, आप 395 से आप देख सकते हैं 448 आर्टिकल्स हो गया। और ये आर्टिकल्स आपको बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय बहुत सारा संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है। आप जानते हैं अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट आपको जिस तरह से जो मतलब सोसाइटी में किस लगता है सरकार को या जो पूरे संसद को कि किसी तरह का अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, तो आर्टिकल्स का नंबर आपको यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये 395 आर्टिकल्स आपको याद रखना, 18 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल था, जो कि आज बढ़ के 24 पार्ट हो गया, 18 से 448 आर्टिकल्स है और 12 क्या आपको शेड्यूल है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगर इन्फोर्समेंट की बात करें, तो आप जानते हैं कि इन्फोर्समेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये जो डेट था, ये डेट क्यों चुना गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता पूर्ण स्वराज, जो आपको पूर्ण स्वराज का जो उस समय घोषणा किया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था, वो एक लाहौर सेशन, आप जानते हैं, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, वो आप हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। जो सेशन कांग्रेस का जो अलग अलग सेशन होता था हर एक साल, वो सेशन में एक मतलब लाहौर सेशन भी था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, जिसमें कि यह पूर्ण स्वराज जो था डे आपको ये पास किया गया था 1930 में। तो ये उसी समय किया गया था, उसी दिन को हम लोग मेनली 26 जनवरी 1940, इसलिए हम 26 जनवरी वो दिन चुना गया आपको, या मतलब कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर आगे देखें, तो कुछ कुछ क्या कमेटी के नाम हैं और उसके जो हेड किए जाते हैं, किसके द्वारा वो हेड किया जाता है कमेटी, ये इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कमेटी की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं ये टेबल जो आपको दिया गया, इस टेबल को आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमेटी का नाम देखे और हेडेड बाय, तो ये यूनियन जो पावर कमेटी था दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड किया जाता था। फिर यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड किया जाता था। फिर अगर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें, सरदार पटेल, तो ये सरदार पटेल जी द्वारा हेड किया जाता। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमने बात किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये सरदार पटेल द्वारा यहाँ पर किया। देखते हैं 2 कमेटी आपको सरदार पटेल द्वारा यहाँ पर हेड किया जाता था। फिर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर अगर स्टेट कमेटी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होता है, लोग समझते हैं कि सरदार, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्टेट कमेटी या प्रोविंशियल कमेटी, ये भी स्टेट ही बोला जाता है, प्रोविंस को भी एक स्टेट ही बोला जाता है, और ये स्टेट कमेटी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर, यहाँ पर याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और ये सरदार पटेल जी द्वारा किया गया था। फिर अगर स्टीयरिंग कमेटी की बात करें, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया गया था, हेड किया गया था। तो इसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इस कमेटी में क्या था नहीं था, इसमें इतना ही पूछा जाता है कौन सा कमेटी किसके द्वारा हेड किया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम में यूपीएससी में भी खासकर पूछा गया था मेनली, जो मतलब एग्रीकल्चर फूड वाला कमेटी किसके द्वारा हेड किया है, जिसके मतलब मेनली जो आंसर था, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा था, वो लक्ष्मीकांत में आपको दिया गया है, जो कि मेनली राजेंद्र प्रसाद द्वारा हेड किया गया था। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेंथ, जो सैलिएंट फीचर्स है, क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको सैलिएंट फीचर्स, मेनली ये मेंस में पूछा जाता है, ज़्यादा सैलिएंट फीचर्स को डिस्क्राइब करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको इस तरह से बनाया जा सकता है कि सैलिएंट फीचर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हम सैलिएंट फीचर्स की जो बात करें दोस्तों, ये आपको पूरा जो टेबल फॉर्म में ये जो पूरा दिया गया है आपको,
तो इसमें इसलिए इतना ही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। इससे लेंदीएस्ट रिटर्न, आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा और सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा चीज जो दिया गया है, जैसे आर्टिकल्स की बात करें, चाहे हम पार्ट्स की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, तो वो क्या है, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लेंदीएस्ट है। बहुत सारे सोर्सेज से अगर बात करें तो 60 कंट्री से, मतलब 60 कंट्री से ज्यादा, मतलब 60 देश से ज्यादा आपको जगह से बोरो किया गया। अब ऐसा नहीं कि हमने क्या किया है कि मतलब आंख बंद करके बोरो कर लिया, कोई चीज को कॉपी कर लिया, हमने वही चीज वहां से उठाया है जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे कल्चर को वो सूट कर रहा है। तो ये चीज आपको देखे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, 3 टायर गवर्नमेंट, आप जानते हैं 3 टायर गवर्नमेंट क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर इमरजेंसी का जो प्रोविजंस हो गया, फिर आपको देख सकते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज हो गया, सिंगल सिटीजनशिप आप जानते हैं यूके से यहाँ पर लिया गया था, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, सेकुलर स्टेट आप जानते हैं जो धर्म निरपेक्षता की जो बात की जाती है यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गया, फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी एक यूके का पार्ट है, क्योंकि हमारा कंट्री में इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मेनली इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेनली सबसे ज़्यादा यहाँ पर रूल रहा है, तो उसी कारण हमारा जो पूरा कल्चर है, पूरा जो डेवलपमेंट है उसी के कारण हुआ, इसलिए मेनली हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं। और डाइवर्स कंट्री आप जानते हैं इंडिया, इतना डाइवर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, विश्व में कोई भी देश नहीं है जितना आपको डाइवर्सिटी इंडिया में है। तो ये आपको सैलेंट फीचर इतना ही इसमें ध्यान रखना है। फिर अगर देख ले हमारा डिफरेंट सोर्सेज के बारे में, हमने बात किया ना कि बहुत सारे कंट्री से बहुत सारा चीज को लिया गया, बहुत सारे चीज को वहां से बोरो किया गया, लेकिन जो बोरो किया गया तो उसमें आपको वही चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर देखेंगे तो बहुत सारा चीज बोरो किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्लाइड में दिया गया वो चीज आपको याद रखना, उसको भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, हमने जो प्रीवियस क्लास में बात किया कि इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बेसिस था। जो आप पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं, वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो पूरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं संविधान को जिस तरह से लिखा गया है, जिसमें चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, वो सारा चीज़ आपको गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935 से लिया गया है। जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, गवर्नर का जो ऑफिस है, इमरजेंसी का जो पावर है, वो सारा क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। फिर जो अगर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखे, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से क्या लिखा है, लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में किस तरह से कानून बनाया जाता है, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ से लिया गया। फिर रूल ऑफ लॉ हो गया, फिर सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री, जैसे लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, तो वो बाई कैमरलिज्म कहाँ भी है, वो भी आपको ब्रिटेन से लिया गया। फिर उसी तरह से जो कैग का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, वो भी कहाँ से लिया गया, आपको यूके से लिया गया। तो ये चीज आपको याद रखना, सोर्सेज आपसे पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस भी देते हैं या बीपीएससी यूपीएससी, तो ये कम से कम आपको सोर्सेज जो है, ये एक न एक क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछा जाता है। फिर अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखे, जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने क्या लिया है, जुडिशियल रिव्यू जो लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूवल है, सुप्रीम कोर्ट का जजेस, हाई कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट को किस तरह से इम्पीच किया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी कहाँ से लिया गया, आपको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर अगर यहाँ पर देख ले प्रियम्बल भी आपको क्या कहाँ से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया। फिर अगर कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कनाडा कंट्री है, वहाँ से क्या क्या चीज़ हमने बोरो किया है, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप जानते हैं कि इंडिया में क्या है, जैसे यूएसए में क्या है कि स्टेट और जो पूरा सेंटर है उसका अलग अलग सिटीजनशिप होता है, पावर भी अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि स्टेट को जितना भी पावर दिया गया है, लेकिन सेंटर का पावर उससे ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि सेंट्रल में जो लिस्ट भी होता है, उसमें भी लिस्ट में ज़्यादा पावर सेंटर को दिया जाता है, कनकरेंट पर भी सेंटर का अपना ज़्यादा दबदबा होता है। तो ये आपको याद रखना, जो कनाडा में है, तो ये कनाडा में ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ पर सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट आपको उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, तो उसी वही चीज़ आपको कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। फिर जो रेसिड्यूरी पावर है, उस पर भी सेंटर का अपना कंट्रोल है, वो लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, वो भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से। फिर उसी तरह से आयरलैंड है, तो आयरलैंड से सभी लोग जानते हैं कि डीपीएसपी, ये तो कॉमन है, ये हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि डीपीएसपी लिया गया है। लेकिन आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि इसमें जैसे कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति का जो पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो भी कहाँ से लिया गया, आपको आयरलैंड से लिया गया। कौन कंट्री से, आयरलैंड से। और उसी तरह से नॉमिनेशन देख सकते हैं, जो राज्यसभा मेंबर्स में जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 लोग आप जानते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सारे फील्ड में आपको नॉमिनेट किए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। उसका एक ट्रिक है आपको, जैसे कि आपको याद रखना है लेस, जैसे एक क्लास होता है, तो ये आप जानते हैं ये होता है किसमें, ये होता है जो स्टेट
लेजिस्लेचर की आप बात करते हैं, जैसे स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसमें जानते हैं कि गवर्नर द्वारा कुछ कुछ मतलब पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। उसी तरह आपको क्या किया जाता है, सेंटर में किया जाता है। तो एल से क्या हो गया आपको, ए और डबल एस है। तो ये सोशल सर्विस हो गया, साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। तो अभी जानते हैं बहुत सारे जो पीपुल हैं, जो इसमें 12 लोग हैं इसमें, उनको क्या किया जाता है। तो ये एक मतलब ट्रिक है आपको याद करने का कि एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। तो आगे बढ़े अगर यहाँ पर, तो अगर देखें जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है दोस्तों। तो ये जर्मनी से क्या लिया गया, जो आप लगेगा जर्मनी से आपको इमरजेंसी का, नहीं, इमरजेंसी आपको नहीं ले गया। इमरजेंसी के समय में जो फंडामेंटल राइट्स पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो इम्पैक्ट होता है कि कौन कौन सा राइट को उस समय क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, कौन सा राइट उस समय नहीं रहता है, उस तरह से चीज़ों को यहाँ पर जो सस्पेंशन होता है, जो राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, वो सारा चीज़ आपको कहाँ से लिया गया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से कंकरेंट लिस्ट लिया गया, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड के बारे में लिया गया, फिर कॉमर्स इंडस्ट्री का जो मतलब पूरा प्रोविजन है। फिर लैंग्वेज की अगर बात करें, प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन का। अब प्रियम्बल की हमने बात किया था, ये कहाँ से लिया गया था, ये यूएसए से लिया गया था। फिर उसी तरह साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन होता है किसी भी तरह का, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, वो पूरा संशोधन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया आपको, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर अगर फ्रांस की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें आप जानते हैं ये टर्म आएगा, रिपब्लिकन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ये सारा जो पूरा टर्म है ये कहाँ से लिया गया, आपको फ्रांस से लिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी बात किया, जो कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट भी यहाँ से लिया गया। फिर साउथ अफ्रीका की बात करें तो अमेंडमेंट आपको जो है तो वो साउथ अफ्रीका से हमने बात ही कर ही लिया। फिर अगर यूएसएसआर की बात करें, जिसे आज के समय मेनली रसिया के नाम से जानते हैं, तो यूएसएसआर क्या, वहाँ से क्या लिया गया, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक था आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये भी आपको मेनली यूएसएसआर से भी लिया गया। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से याद करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिया, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना बार रिपीट किया, 56 59 बीपीएससी में। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं पढ़े हैं एक्ट को तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर उसी तरह से बंगाल टेनेंसी एक्ट हो गया, फिर उसी तरह से कौन सा मीडिया एक्ट हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मेनली बीपीएससी में पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से या किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये अभी मैंने सब डिस्कस किया और क्वेश्चन आपको वहीं से बताया जा रहा है। तो स्लाइड को उसी तरह से यहाँ पर बनाया जाता है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसी के बेस पर आपको स्लाइड को तैयार किया जाता है। फिर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आपको पार्ट्स हैं, कितने लिस्ट हैं, वो सारा चीज़ आपको याद रखना है। फिर जो 26 नवंबर 1949 था, एक सिग्निफिकेंट डे क्यों माना जाता है, इस समय क्या हुआ था, आपको यहाँ देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। और फिर आप देख सकते, ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग प्रियम्बल की जब बात करेंगे दोस्तों तो ये पढ़ेंगे, ये इसमें क्या किया, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है ना, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये टर्म आपको याद करना है, प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। आप एक मतलब बीपीएससी के छात्र स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। तो क्या था, प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे सोशलिस्ट, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, तो पूछा जाता है कौन सा इसमें सही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना, ये देख रहे हैं। और ये बार बार रिपीट किया गया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूं, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर कि क्या इसका आपको आंसर होगा। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसी तरह से नेशनल सिंबल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, कौन कौन कमेटी था जिसके किसके द्वारा हेड किया जाता था। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, नेशनल सिंबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल फ्लैग से कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल जो सॉन्ग है वो कब अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें सिर्फ आपको डेट याद रखना। जो नेशनल सिंबल था दोस्तों, ये जो अडॉप्ट किया गया था, मेरे लिए आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि सबसे पहला जो नेशनल फ्लैग को आपको मतलब होइस्ट किया गया था, जो फहराया गया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। कहाँ पर, अगस्त 7 1906 एट पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क, जो कि कलकत्ता में आपको सिचुएटेड है। फिर अगर उसी तरह से मैडम भिकाजी कामा, ये मतलब कि इंडिया से बाहर इन्होंने सबसे पहले जो झंडा फहराया था वो आपको जर्मनी में जो एक जगह है स्टुटगार्ट, ये जगह आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये 22 अगस्त 1907 में इन्होंने वहां पर होइस्ट किया था, इसे फॉरेन लैंड में। तो इंडियन में सबसे पहले किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, और फॉरेन लैंड में किया गया था किसके द्वारा, मैडम भिकाजी कामा द्वारा।
फिर अगर देखें जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, अभी जानते हैं कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अभी कुछ कुछ उसमें नियम चेंज किया गया। पहले आप सूर्य मतलब सूर्योदय सूर्यास्त के बाद आप नहीं उसे फहरा सकते, लेकिन अभी जानते हैं इस गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारा चेंजेस किया। तो न्यूज़ में था और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएससी में फ्लैग के बारे में, उसका चौड़ाई लंबाई कितना उसका रहता है, कौन से कलर में उसको कब लिया गया था, किसके द्वारा वो फ्लैग सबसे पहले डिजाइन किया गया था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते थे। तो सबसे पहले अगर देखें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो डिजाइन किया गया था किनके द्वारा, पिंगाली वेंकैया द्वारा। तो ये पिंगाली वेंकैया याद रखना 1916 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो अडॉप्ट किया गया था। ये डेट आपको याद रखना, जुलाई 22 जुलाई 1947, तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा यह जो फ्लैग था वो अडॉप्ट किया गया था। अगर उसके बाद यहाँ पर देखें तो आप सभी जानते हैं हॉरिजेंटल ट्राई कलर है, डीप सैफरन केसरी कलर जिसे बोला जाता है, टॉप में रहता है, व्हाइट कलर इन द मिडिल होता है, डार्क ग्रीन कलर बॉटम में होता है, जो कि एक इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये रेशियो था, इसी यही क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसका रेशियो ही नहीं जानते थे कि फ्लैग का जो रेशियो होता है, आप जानते हैं जो झंडा का ये पूरा जो रेशियो होता है, ये कौन सा रेशियो में ये पूरा फ्लैग होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये रेशियो होता है, ये कौन सा होता है, 2:3 के रेशियो में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे देखें, एक माइनर कमेटी बना था कॉन्स्टिट्यूएंट एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग का, जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया था, हेड किया गया था। फिर अगर नेशनल एम्बलम की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नेशनल एम्बलम है, जो कि आप जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो जो सारनाथ में जो आपको बनाया गया अशोका का जो स्तंभ है पूरा, जो देख सकते हैं, नेशनल एम्बलम इज एन एडेप्शन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये जो पूरा जो इसमें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो मतलब इसमें जो जानवर है, ये क्या, लायन है। आपको ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है आपसे, ये जो चक्र, ये एबेकस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको एबेकस बोला जाता है। और ये जो एबेकस, इसमें कौन कौन से जानवर आपको मौजूद है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये नेशनल एम्बलम जो है, ये कहाँ से, लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ वाराणसी से लिया गया। इट वाज अडॉप्टेड, ये गवर्नमेंट के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, हमने देखा था जो हमारा फ्लैग था वो 22 जुलाई को, ये 26 जनवरी 1950 को, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन आपको इन फोर्स में आया था, उस समय 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया था। जो सत्यमेव जयते जो इसमें लिखा गया है दोस्तों, ये सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी में लिखा गया है, ये कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद में, जो हमने पढ़ा भी था, जो अभी वैदिक क्लास का भी, अभी मैंने हिस्ट्री का क्लास लिया था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा मुंडक उपनिषद के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ एलोन ट्रम्प, मतलब सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। ये चीज आपको लिखा गया, और ये हिंदी में लिखा गया, इसे देवनागरी स्क्रिप्ट बोला जाता है। कौन सा स्क्रिप्ट बोला जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट। फिर अगर देखें तो ओरिजिनल जो ये पूरा बनाया गया है, जिसमें क्या 4 लायंस है, जो कि बैक टू बैक आपको स्टैंड है, ये चीज आपको याद रखना है। इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो इसमें जो एबेकस बनाया गया, इसमें कौन कौन से जानवर एबेकस में, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट है, गैलोपिंग हॉर्स है, बुल है और लायन है। तो ये 4 जानवर इसमें है, जो कि आपको याद रखना है, ये आपको एबेकस में प्रेजेंट है। फिर ये देख सकते हैं, ये ओवर बेल शेप्ड लोटस आपको इस तरीके से बनाया गया। तो आप जानते हैं अभी भी मतलब कि बहुत बड़ा एक ब्रॉन्ज का जो फिगर है, वो आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग पर भी लगाया गया है, किसका, नेशनल एम्बलम का। तो ये हमने देख लिया एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन था हमारा, जो हमने अभी देखा। फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको जो दिया गया है, ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो हॉर्स है उसका डायरेक्शन वो क्या है, ये इतना पूछा नहीं जाता एग्जाम में। लेकिन अगर देखें नेशनल एंथम की बात करें, जो जनगण मन जो एंथम है दोस्तों, वो जो एंथम है वो कब अडॉप्ट किया गया, जो वो अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम की बात करें, जनगण मन, वो मेनली जो कंपोज किया गया था ओरिजिनली, वो बंगाली लैंग्वेज में था। कौन, आज जो हम लोग देखते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में, वो कौन सा था, बंगाली लैंग्वेज में था। किनके द्वारा किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ये आपको हिंदी वर्जन में अभी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। ये किस, इस डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950। ये सबसे पहले जो संघ किया, सबसे पहले जो गाया गया था 27 दिसंबर 1911, जो कि कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जो आईएनसी का जो कांग्रेस सेशन होता था, उसमें कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, उसमें ये सबसे पहली बार गाया गया था कौन सा, नेशनल एंथम आपको। लेकिन जो अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। उसी तरह हम लोग बात करें नेशनल सॉन्ग का, तो नेशनल एंथम आप जानते हैं कि जनगण मन है, और नेशनल जो एंथम है वो क्या है, वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम जो आपको बना, जो कंपोज किया गया था, लिखा गया था किनके द्वारा, वो क्या नाम है उनका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आप देखेंगे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा होगा, सन्यासी रिवोल्ट पढ़ा होगा, किसमें, जो सन्यासी का जो रिवोल्ट था हिस्ट्री में, हमने बात भी किया था सिविल अपराइजिंग्स में। तो एक आनंद मठ एक नॉवेल था,
जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, एक सन्यासी जो रिवोल्ट था उसी के बेसिस पर यह लिखा गया था, तो वहीं से ये चीज लिया गया। ये जो लैंग्वेज है दोस्तों ये संस्कृत लैंग्वेज में है। वो कौन सा हिंदी लैंग्वेज में था, ये संस्कृत लैंग्वेज में। प्लस ये जो सबसे पहले जो गाया गया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर हमने 1911 सेशन देखा, ये 1896 सेशन में। तो इस तरह का ये छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन होता है यही आपको बीपीएससी में कंफ्यूज करती है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलत करके आ जाते हैं, तो ये चीज याद रखना। फिर जो ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो ये डेट आपको सेम है, नेशनल एंथम का और नेशनल सॉन्ग का, ये दोनों एक ही डेट में आपको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि ये दोनों जो सॉन्ग है एंथम है वो दोनों एक ही डेट को अडॉप्ट किया गया था। फिर अगर नेशनल फ्लावर की हम बात करें, क्या होता है कभी कभी दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत सारे स्टूडेंट नाम कंफ्यूज कर, कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा जाता है, तो ये दोनों सेम ही नाम है, सेम ही इंडिविजुअल के नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं करना। नेशनल फ्लावर की हम बात करें तो जानते हैं जो लोटस है उसको नेशनल फ्लावर आपको बोला जाता है। फिर नेशनल ट्री है बनियान ट्री है, तो ये तो सभी को पता है, ये बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। फिर नेशनल एनिमल्स की बात करें तो नेशनल एनिमल्स भी बताया जाता है, सबसे पहले जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, नेशनल एनिमल सबसे पहले लायन को बनाया गया था, मतलब शेर को, जो राष्ट्रीय जो पशु है शेर को मतलब बनाया गया था कि शेर है राष्ट्रीय पशु। लेकिन जब देखा गया कि जो सबसे ज्यादा जो मतलब आपको 1973 में जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसके बाद ये टाइगर को आपको नेशनल एनिमल नियुक्त किया गया, मतलब बनाया गया नेशनल एनिमल के तौर पर अडॉप्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं ये जिसको क्या पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है। और आप जानते हैं कि मेनली जो लायन है जो शेर है आपको ज्यादा गिर नेशनल फॉरेस्ट हो गया या गुजरात के रीजन में पाया जाता है, लेकिन जो आपको अगर बाघ की बात करें टाइगर की बात करें तो आपको पूरे मतलब जो पूरा अगर आप लैंड देखे किसका इंडिया का देखे तो आपको सब प्रांत में मिल जाएंगे, आपको आसाम में भी टाइगर मिल जाएगा, बिहार में भी मिल जाएगा, आप जाएगा साउथ में साउथ के रीजन में मिल जाएगा। इसलिए देखा गया कि ये जानवर आपको सारे जगह फैला गया और इसको संरक्षण की जरूरत है, इसलिए उसके बाद क्या गया 1972 के बाद आपको ये मतलब टाइगर को अडॉप्ट किया गया नेशनल आपको एनिमल। ये चीज़ आप नेशनल फ्रूट जानते हैं मैंगो है आपको, नेशनल रिवर तो सभी जानते हैं कौन सा है आपको गंगा रिवर है। फिर नेशनल कैलेंडर आप जानते हैं जो साका कैलेंडर एरा पर बेस्ड है उसे नेशनल कैलेंडर। हमारा जो मतलब जो हिंदू कैलेंडर के अगर मंथ से बात करें तो 22 मार्च 1950 में 22 मार्च को हम लोग नया साल मेनली मनाते हैं। जो आप ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं उससे हम 1 जनवरी मनाते हैं नया साल के, लेकिन जो अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें जो हमारा इंडिया का नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार 22 मार्च को हम नया साल मनाते हैं। तो ये देख सकते हैं 22 मार्च को चैत्रा जो आपको फॉल्स करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेशनल बर्ड सभी जानते हैं पीकॉक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल सभी जानते हैं कौन सा है आपको, इसमें एक्वेटिक एंड डॉल्फिन है, जो कि गंगा नदी जो गैंगेटिक डॉल्फिन होता है। तो ये चीज़ आपको मतलब सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये इतना आपको ध्यान होगा। फिर अगर देखें तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया, हमने ये बात किया था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट तो आपको जानते हैं 26 जनवरी 1949 को किया था। उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो भी सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी वाला जो समय है। फिर अगर यहाँ पर देखें जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल यूनिटरी है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इस चीज़ पर कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। इसमें फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब फेडरल है नेचर में लेकिन आपको देखे तो एक जगह से पूरे स्टेट को क्या किया गया, एक मतलब एक अति से बांधा गया कि बताया गया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब स्टेट्स अपने आप से बाहर नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब पूरा पावर है कि वो स्टेट को क्या कर सकता है, बॉर्डर को ये घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इंक्रीज डिक्रीज एरिया को कर सकता है, इसका नाम चेंज कर सकता है, ये पूरा यूनियन के पास पावर होता है, इसलिए इसे फेडरल बोला जाता है इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे आगे जब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था दोस्तों वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। बाकी जो आगे का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इंडियन पॉलिटी का जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वो सारा चीज़ हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये सारा लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल जो स्काई अकेडमी 360 वहाँ पर मिल जाएगा, प्लस हमारा क्या है एक अपना चैनल भी है, अपना मतलब ऐप भी है, वहाँ भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर भी जो कि बिकना पहाड़ी के पास है, वहाँ पर ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारे एग्जाम्स का तैयारी होता है हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम में, आप देख सकते हैं पूरे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।